Good evening, everyone. Welcome to Vital Nursing Academy. वाइटल नर्सिंग एकेडमी का ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का आज का जो ये क्लास है, ओके, उसको हम आगे जो पिछली क्लास में किया है उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, आवर यूट्यूब चैनल VTA वाइटल नर्सिंग एकेडमी के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इससे जुड़ सके और अपने एग्जाम प्रिपरेशन की अच्छे ढंग से बढ़िया तैयारी जो है वो कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपने जो लाइव क्लास MCQs 3.0 क्लासेस जो है उसके अगले जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको अपन जो है सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए थे उसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अपन कैसे जो रॉन्ग आंसर उनको एलिमिनेट करके एक राइट आंसर को अपन चूज करके उसको सही कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अपना क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 अपन लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है क्या इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट for the patient, immediate nursing management for the patient with prolapsed cord would be ओके। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट्स विथ प्रोलैप्स कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स हो चुकी है। एक पेशेंट है जो लेबर रूम के अंदर है। ओके, तो इससे ये पता था कॉर्ड प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो है कहाँ पर, ड्यूरिंग द लेबर। ओके, लेबर के टाइम में कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ही फीमेल जो है लेबर के प्रोसेस में आती है तो जो कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, उस टाइम इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। सबसे पहले अपन ऑप्शन लिख लेते हैं और उसके बाद अपन देखेंगे कि ऑप्शन को अपन कैसे एलिमिनेट करेंगे और कॉर्ड प्रोलैप्स होता क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे कि कॉर्ड प्रोलैप्स है क्या। ओके, मॉनिटर, फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड को असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ओके, ऑप्शन बी जो है कवर द exposed with sterile dressing, call for immediate assistance. Option third, call for immediate assistance, and option D, place the mother in knee chest पोजीशन। ये 4 ऑप्शन है। ओके, एक मदर है जो कॉर्ड प्रोलैप्स वाली है और कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा कि सबसे पहले हम फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करेंगे, या सेकंड नंबर है कि जो एक्सपोज एरिया है अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्रोलैप्स एक्सपोज एरिया उसको स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करेंगे,
ओके, या फिर इमीडिएट हेल्प के लिए या असिस्टेंस के लिए कॉल या डॉक्टर को कॉल करेंगे, या प्लेस द मदर इन नी चेस्ट पोजीशन, मदर को जो है वो नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि कॉर्ड प्रोलैप्स होता क्या है। ओके, व्हाट इज कॉर्ड प्रोलैप्स? कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या है? एक्सपल्सन ऑफ umbilical cord, expulsion of umbilical cord before expulsion of presenting part. ओके, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम में जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, या सेफेलिक प्रेजेंटेशन होगा या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ओके, या फेस प्रेजेंटेशन, कोई भी किसी भी टाइप का प्रेजेंटेशन। नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है? सेफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, फेस प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ओके, नी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो ये सारी, तो कॉर्ड प्रोलैप्स के टाइम, कॉर्ड प्रोलैप्स कंडीशन क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स वो कंडीशन है जिसमें क्या है? एक्सपल्सन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड पहले एक्सपेल हो जाएगी प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले, यानी कि बच्चे की डिलीवरी होने से पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है क्या है? बाहर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में आपने ये देखा कि पेशेंट आया है जिसका क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स हो रखा है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड पहले बाहर आ गई है और प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो बाद में। उस कंडीशन में क्या होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहती है, ठीक है, अम्बिलिकस से, और वो अगर मान लो पहले बाहर आ गई तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगी? सप्रेस होगी, और सप्रेस होने की वजह से बच्चे को जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो नहीं मिल पाएगी, और उसकी वजह से जो है बच्चे के अंदर फीटल डिस्ट्रेस जो है आपको देखने को मिल सकता है। ओके, बच्चों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कोड जो पहले बाहर आ गई तो बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट कोड के ऊपर जैसे आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? कोड जो है क्या होगी? सप्रेस होगी। तो सप्रेस होने की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड से जो ब्लड सप्लाई वगैरह हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे में जो है वो डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बच्चे के हार्ट रेट वगैरह वो भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी अदर जो एबनॉर्मलिटीज है वो डेवलप होने के चांसेस बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा रहने के चांस होते हैं अगर कॉर्ड पहले ही एक्सपेल आउट हो जाए। ओके, तो ये हुआ कॉर्ड प्रोलैप्स। तो कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या हुआ कि एक्सपल्सन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए। इस कंडीशन में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? तो इस कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमनली जो इसका मैनेजमेंट रहता है, नर्सिंग मैनेजमेंट, वो क्या रहता है कि जैसे ही कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए तो इमीडिएट मैनेजमेंट ये होता है कि मदर को जो अपन पोजीशन देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका प्रेशर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर नहीं पड़े, उसके लिए अपन क्या करेंगे? मदर को पोजीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो प्रेशर है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर नहीं पड़े। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, और उस पोजीशन को बोलते हैं क्या? नी चेस्ट पोजीशन। मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या है? नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, या उसको बोलते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। दूसरा नाम क्या है इसका? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। मदर को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, जैसे ही नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो वापस कहां? नीचे की तरफ वापस आएगा, जिसकी वजह से जो एक्सपोज एरिया जो जहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की तरफ गई, वहां से प्रेशर जो है रिलीव होगा और अम्बिलिकल कॉर्ड सप्रेस नहीं होगी। सप्रेस नहीं होगी, बच्चे को जो है क्या मिलेगी? इजीली जो है वो ब्लड सप्लाई अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होगी। इस कंडीशन के अंदर ये भी करते हैं, सबसे फर्स्ट मैन मैनेजमेंट नर्सिंग का क्या है कि नी चेस्ट पोजीशन देना। उसके बाद क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड को वापस अंदर की तरफ सप्रेस करते हैं, अंदर की तरफ जो है यानी, और उसके बाद जो है डिलीवरी करवाना है। अगर वजाइनल डिलीवरी आप करवा रहे तो वजाइनल डिलीवरी के टाइम अपन क्या करते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर लगभग 400 से लेकर 700 ml, कितना? 400 से लेकर 750 ml तक जो है NS या डिस्टिल वाटर जो है वो भरते हैं। किसके थ्रू? कैथेटर के थ्रू। कैथेटर लगाएंगे और कैथेटर लगाकर वहां पर क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर को जो है वो पुश करेंगे।
ओके, और पुश करने के बाद में कैथेटर को क्लैंप कर देंगे। ओके, कैथेटर को क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे। ओके, फिर जो है वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, उससे पहले वजाइनल डिलीवरी अपन नहीं करवा सकते हैं। तो मेन काम क्या हुआ, मेन काम ये हुआ कि जैसे ही कॉर्ड प्रोलैप्स वाला पेशेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहता है कि मदर को सबसे फर्स्ट है पोजीशन प्रोवाइड करवानी, और पोजीशन इसलिए प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड सप्रेस हो रही है वो सप्रेस नहीं हो, तो सप्रेशन को हटाने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो सप्रेस हो रही है जिसकी वजह से बच्चे को जो है क्या है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर करवाने के लिए मदर को क्या करेंगे अपन, नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होगा, मॉनिटर फीटल हार्ट साउंड बाद में करेंगे, उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले है अगर हार्ट साउंड मॉनिटर करोगे तब तक तो यूट्रस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और मान लो प्रेजेंटिंग पार्ट भी बाहर की तरफ आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड ज्यादा सप्रेस हो जाएगी, और अगर ज्यादा सप्रेस हो गई तो फिर जो है बच्चे के अंदर डिस्ट्रेस वगैरह देखने को मिल सकता है, मे बी इवन द डेथ ऑफ द बेबी, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये बाद में मॉनिटर करेंगे, उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मदर को जो है नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो है फीटल हार्ट साउंड को अपन मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंट, उसके बाद अपन कॉल कर सकते हैं, पर उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मदर को पोजीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी, प्लेस द मदर इन नी चेस्ट पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, कॉर्ड प्रोलैप्स में भी 3 टाइप के प्रेजेंटेशन, एक चीज और रहेगी उसको बता देता हूं, जो कॉर्ड प्रोलैप्स थी इसमें आपको 3 टाइप के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 की बात करें, एक तो होता है ओकल्ट प्रोलैप्स या ओकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स। ओकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंटिंग पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बिल्कुल नियर रहेगी किसके, प्रेजेंटिंग पार्ट के। ओके, नियर बाई प्रेजेंटिंग पार्ट, बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जैसे प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके जस्ट नियर बाई रहेगी। तो उस कंडीशन में भी एक तो ये आपको देखने को मिल सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स में। ओके, दूसरा होता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी टाइम आपको क्या है, बच्चे का हेड दिख सकता है या ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है, पर जैसे डिलीवरी टाइम क्या दिखेगी आपको, प्रेजेंटिंग पार्ट की जगह, तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। ओके, सिफेलिक या ब्रीच नहीं दिखेगा, उससे पहले आपको क्या दिख जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड दिखेगी। ओके, ये कॉर्ड, ओकल्ट कॉर्ड में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के बिल्कुल नजदीक है। ओके, बिल्कुल प्रेजेंटिंग पार्ट और अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों एक दूसरे के नजदीक, जैसे ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन में और बच्चा नीचे की तरफ, प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की तरफ डिसेंड होगा, उस टाइम में भी कॉर्ड जो है वो सप्रेस हो सकती है। पर इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड जो है नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। जो फीटस हेड है या जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, तो नीचे की साइड में प्रेजेंटिंग जो पार्ट है उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगी, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक बच्चे का हेड या फिर बच्चे के बटक्स देखने को ना मिलकर क्या देखने को मिलेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिलेगी। और कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगी। तीसरा होता है कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि एक्सपेल हो गई, क्या हो गई, एक्सपेल्सन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक्सपेल आउट हो गई। तो ये 3 टाइप के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स में। समझ आई, कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो
एक्सपेल आउट हो जाती है किसके, बच्चे के जन्म से पहले, बिफोर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, बच्चा एक्सपेल आउट हुआ, बेबी एक्सपेल आउट हो, उससे पहले ही क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सपेल आउट हो जाए। तो तीन टाइप की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, या तो आपको ओकल्ट प्रोलैप्स यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट के जस्ट नजदीक में क्या होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड, और जैसे ही प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड सप्रेस हो सकती है। दूसरा क्या है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि जहां पर सिफेलिक प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए उसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उससे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की तरफ एक्सपोज होगी, यानी आपको प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड एज अ प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। ओके, और थर्ड जो कॉर्ड प्रोलैप्स है, इसका मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की तरफ आ जाएगी, और जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की तरफ आई, फीटल हेड वापस जैसे फीटस का हेड या जो ब्रीच प्रेजेंटेशन या सिफेलिक प्रेजेंटेशन बाहर की तरफ आएगा, उस कंडीशन में जो है कॉर्ड जो है क्या होगी, सप्रेस होगी। तो ये तीन प्रेजेंटेशन भी देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना, तीन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी इसके होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर। ओके, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर? ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ऑप्शन ए है 5 to 10 mm ऑफ Hg। ऑप्शन बी जो है वो है आपके 10 to 15 mm ऑफ Hg। ऑप्शन सी जो है वो है 15 to 20 mm ऑफ Hg, 15 to 20 mm ऑफ Hg, और ऑप्शन डी जो है वो 20 to 25 mm ऑफ Hg। नॉर्मल जो पोर्टल वेनस प्रेशर जो है वो कितना होता है। ओके, तो देखिए नॉर्मल जो पोर्टल वेनस प्रेशर जो है इसके अकॉर्डिंग, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्टल वेनस प्रेशर होता क्या है। व्हाट इज पोर्टल वीनस प्रेशर? ओके, तो पोर्टल वेन क्या होती है, पोर्टल वीनस प्रेशर का मतलब क्या होता है, पोर्टल वीनस होता क्या है, तो पोर्टल वीनस वो चीज है कि ड्रेनेज ऑफ, पोर्टल वेन का काम क्या करता है, पोर्टल वेन, पोर्टल वीनस का मतलब पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन कहां सप्लाई करती है, क्या करती है पोर्टल वेन, ड्रेनेज ऑफ कैपिलरी बेड्स ऑफ GI tract and spleen into the capillary bed of liver। ओके, पोर्टल वेन का काम क्या होता है कि GI ट्रैक और स्प्लीन की जो ब्लड कैपिलरीज है वो ड्रेनेज कहां पे ले जाकर डालती है, वो डालती है लीवर के अंदर, है ना। तो यहाँ जो ब्लड है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है या GI ट्रैक और स्प्लीन का जो वीनस ब्लड है, उस वीनस ब्लड को लेकर कहां लेके जाती है, लीवर में। ओके, तो लीवर में ले जाने का काम ये किसका है, पोर्टल का। तो दिस इज द पोर्टल वीनस सिस्टम, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल वीनस सिस्टम। पोर्टल वीनस सिस्टम वो है जो क्या करता है, GI ट्रैक और स्प्लीन से ब्लड को लेकर, ओके, वेन के थ्रू ब्लड को लेकर कहां लेके डालेगा, आपके लीवर में। दिस इज कॉल्ड पोर्टल वीनस। अब यहाँ का नॉर्मल प्रेशर जो है वो कितना रहता है, ओके, तो इसका जो नॉर्मल प्रेशर जो रहता है वो रहता है आपके, एक ही बात हम याद रखना, 5 to 10 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी, और इसमें समझने वाली बात नहीं है, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है पोर्टल वीनस प्रेशर की। तो नॉर्मल वैल्यू रहती है आपके 5 to 10 mm ऑफ Hg। समझने वाली ये बात है कि पोर्टल वीनस होता क्या है। पोर्टल वीनस सिस्टम वो सिस्टम है जो GI ट्रैक और स्प्लीन से, GI ट्रैक और स्प्लीन की जो ब्लड कैपिलरीज है ये अपना ड्रेनेज कहां जाके डालती है, लीवर के अंदर। और ये जो गई है GI ट्रैक और स्प्लीन की कैपिलरीज जाकर लीवर के अंदर जो ब्लड को वहां पर जाकर ड्रेनेज कर रही है,
ये पूरा जो सिस्टम आया, दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टल वीनस सिस्टम, और इसका नॉर्मल प्रेशर कितना रहता है 5 to 10 mm of Hg। इसका एक और भी कई बार ऑप्शन में ये भी आया है, यहाँ mm of Hg में नहीं देकर सेंटीमीटर ऑफ वाटर में दे रखा है, H2O में दे रखा है, तो वो होता है 14 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये ध्यान रखना 14, ओके 14 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर इसमें ऑप्शन आए तो ये राइट जाएगा, सेंटीमीटर ऑफ H2O के अंदर आए तो 14 आएगा, और mm ऑफ Hg के अंदर आए तो 5 to 10 mm ऑफ Hg आएगा। दोनों ही ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके। किसी में mm ऑफ Hg ना देकर सेंटीमीटर ऑफ वाटर या सेंटीमीटर ऑफ H2O दे रखा है, तो उसमें नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर जाएगा 14, और अगर mm ऑफ Hg में दे रखा है तो नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर जाएगा 5 to 10 mm ऑफ Hg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये अपने को कंटिन्यू क्या करना है, बार बार पढ़ेंगे तो नॉर्मल वैल्यू जो अपन को दिमाग में रहेगी, ओके। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, बार बार जो जितने भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्या खाली इसकी ही, बहुत सारे और भी जिनके नॉर्मल जो करेक्ट वॉल्यूम है उनको अपने को बार बार देखना पड़ेगा, ओके। तो बार बार जब अपन उनको बार बार देखेंगे, दिमाग में बार बार लेके आएंगे, तो वो जो है अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, और फिर कभी भी अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो नॉर्मल वैल्यू अपने को दिमाग में याद रहेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, बार बार उनको पढ़ना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is example of ball and socket joint, okay, ball and socket joint। Which of the following is example of ball and socket joint? बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्कल जॉइंट, स्कल जॉइंट, ऑप्शन बी इज थंब जॉइंट, ऑप्शन सी hip joint, and option D elbow joint। चार ऑप्शन है आपके पास, ओके, कि इन चारों में से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एग्जांपल कौन सा है, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्कल जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है। ये है आपका फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस। क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है कि स्कल जो है किस टाइप का जॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है फाइब्रस जॉइंट। या पूछे आपको फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, और उस ऑप्शन में अगर स्कल जॉइंट आए इसका मतलब वो फाइब्रस जॉइंट है। समझ आ रही बात? क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछे कि इनमें से ऑप्शन दिया कि इन विच इन फॉलोइंग विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, इनमें से फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है, तो कौन सा आएगा? स्कल। जैसे यहाँ बॉल एंड सॉकेट पूछा है तो वो अलग चीज है, यहां पर मान लो फाइब्रस जॉइंट पूछता तो क्या था? स्कल। तो स्कल एक टाइप का क्या है? फाइब्रस जॉइंट है, ओके। अब फाइब्रस जॉइंट होता क्या है? फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या होती है? बोन आर कनेक्टेड विथ फाइब्रस टिश्यू, ओके। फाइब्रस जॉइंट के अंदर जो बोन होती है वो फाइब्रस टिश्यू से एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, ओके। डायरेक्टली बोन और बोन आपस में नहीं जुड़ी रहती। बोन और बोन किससे जुड़ेगी? फाइब्रस टिश्यू के साथ एक दूसरे से जुड़ी रहती है। सेकेंड चीज, फाइब्रस जॉइंट की ये भी खासियत होती है कि ये जो है इमूवेबल जॉइंट होता है। इमूवेबल यानी किसी की मूवमेंट नहीं होती है, ओके।
स्कल जॉइंट जो है इमूवेबल, बाकी वाले जितने भी जॉइंट है उसके अपन मूवेबल करवा सकते हैं। जैसे ये फिंगर है, इनके जॉइंट है तो अपन फिंगर के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। अपने जैसे एल्बो जॉइंट है तो इसको भी अपन मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बाकी जितने भी जॉइंट है उन सब के अंदर क्या है, मूवमेंट हो रही है। पर जो स्कल है यहाँ पर क्या है, कोई मूवमेंट है नहीं। मूवमेंट किसकी हो रही है, नेक की। ओके, नेक साइड में, पर ऊपर स्कल में, इसमें स्कल के अंदर सारे के सारे जितने भी जॉइंट जितने भी मिले हुए हैं वो इमूवेबल, यानी ये जितनी भी बोन्स है, ओके, आपके ऑक्सीपिटल बोन है, फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है, इन सब के अंदर कोई मूवमेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, स्कल जॉइंट जो है वो सारे फाइब्रस टिश्यू से जुड़े रहते हैं, और फाइब्रस टिश्यू से जुड़े होने के कारण इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, इमूवेबल जॉइंट, यानी इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ये ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि इमूवेबल जॉइंट कौन सा है, तो स्कल जॉइंट क्या है, इमूवेबल जॉइंट है जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। बाकी जॉइंट जो है उनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट जरूर रहती है। ओके, तो इसलिए ये क्या हो गए, दे आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, ये एकदम फिक्स हो गए। ओके, किसकी वजह से, कि ये बोन जो है फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट रहती है और फाइब्रस टिश्यू को एक दूसरे से बांध कर रखता है, फिक्स करके रखता है, इसलिए इमूवेबल जॉइंट है। तो ये फाइब्रस जॉइंट। ओके, तो स्कल जॉइंट कैसा है, किस टाइप का, फाइब्रस जॉइंट है। दूसरा आप क्या है, सेकंड नंबर थंब जॉइंट। दूसरा कौन सा है, थंब जॉइंट। थंब जॉइंट जो है किसका एग्जांपल है, सैडल जॉइंट का। सैडल जॉइंट का ध्यान रखना, किस जॉइंट का टाइप है ये, सैडल का। ओके, किस टाइप का एग्जांपल है, सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या है, थंब जॉइंट। अब सैडल होता क्या है, सैडल जॉइंट क्या होता है, सैडल जॉइंट जो है इट इज अ टाइप ऑफ बाई एक्सियल जॉइंट। क्या है, अ टाइप ऑफ बाई एक्सियल जॉइंट। ओके, जो क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। बाई एक्सियल यानी दो तरफ की मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, ओके, ए टाइप ऑफ बाईएक्सियल जॉइंट, बाईएक्सियल और एंड मूवेबल। ये कैसा है, मूवेबल है, मूवेबल जॉइंट। ओके, मूव भी कर सकता है, बाईएक्सियल जॉइंट है। थंब जॉइंट जो है बाईएक्सियल जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है, इसलिए टाइप किसका है, सैडल जॉइंट का। ओके, और ये मूव कर सकता है। ओके, और मूवमेंट भी किसमें, इसकी जो मूवमेंट होगी वो टू प्लेन के अंदर होगी, दो प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकता है। या तो क्या कर सकता है, एडिक्शन कर सकता है, या क्या कर सकता है, अबडक्शन कर सकता है। एडिक्शन, अबडक्शन। एडिक्शन का मतलब जोड़ना, नजदीक की तरफ आना, और अबडक्शन का मतलब दूर की तरफ जाना। ओके, ये बाई एक्सियल मूवमेंट कर सकता है, एडिक्शन, अबडक्शन। ओके, यानी कि नजदीक की तरफ या और बाहर की तरफ इस प्रकार की मूवमेंट कर सकता है। या क्या कर सकते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मूवमेंट भी ये कर सकता है। ओके, या दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये एक टाइप का बाई एक्सियल जॉइंट है और मूवेबल जॉइंट है। ओके, तो ये मूवेबल होने के कारण टू प्लेन के अंदर, दो प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकता है। ओके, या तो एडिक्शन और अबडक्शन, या क्या कर सकते हैं उसको, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन मूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। दूसरे बहुत सारे अलग भी जॉइंट होते हैं जो सैडल जॉइंट के एग्जांपल है। ओके, तीसरा आपका हिप जॉइंट। ओके, अब हिप जॉइंट क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, ओके, तो हिप जॉइंट, हिप जॉइंट क्या है, हिप जॉइंट एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, हिप जॉइंट क्या है, एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ओके, जिसमें क्या होगा, या फिर इसको अपन स्पीरोइड भी कह सकते हैं, स्पीरोइड जॉइंट, ये भी ध्यान रखना, नाम याद रखना। या क्या कह सकते हैं इसको, स्पीरोइड जॉइंट भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका स्पीरोइड जॉइंट भी कह सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कह सकते हैं। ओके, और ये मेनली जो है एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। ओके, हिप जॉइंट कैसा है,
a type of synovial joint, a type of synovial joint, a type of synovial joint, ऊपर वाले हिप जॉइंट को इस साइड में लिख देते हैं ताकि आपको इजीली दिखेगा। ओके, हिप जॉइंट जो है क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का टाइप है, या क्या कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ओके, और साइनोवियल जॉइंट में क्या करते हैं, जिसके अंदर साइनोवियल जॉइंट क्या करता है, इन विच बॉल शेप की जो एक सरफेस होती है, बॉल शेप सरफेस जो है, बॉल शेप सरफेस, वो किसके साथ में, एक कप टाइप की जो सरफेस है उसके साथ में जाकर अटैच हो जाती है। ओके, बॉल शेप सरफेस ऑफ वन rounded bone fits with cup shape of surface। ओके, कप शेप की जो सरफेस है उसके साथ जाकर ये क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। ओके, तो बात समझ में आई। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है जिसके अंदर क्या है कि जो बॉल शेप की जो सरफेस है, जो राउंडेड शेप की सरफेस होती है, बॉल शेप सरफेस ऑफ राउंडेड बोन। ओके, बोन का जो राउंडेड भाग होता है, जो बॉल शेप का होता है, वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के साथ में जाकर क्या होता है, अटैच होता है। जैसे मान लो ये कप टाइप की जो सरफेस है, इसके साथ में क्या होगा, बॉल शेप का जो राउंडेड शेप का जो इस टाइप का जो बोन का जो पार्ट होगा, ओके, ये जाकर क्या होगा, इस कप के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, ये एक टाइप की बोन है, ये बोन जाकर यहां पर अटैच हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक कप टाइप का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द कप सरफेस, और ये जो पार्ट है ये क्या है, राउंडेड बॉल टाइप का जो पार्ट है, ये इस कप लाइक सरफेस में जाकर डिप्रेस हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो मोस्ट कॉमनली ये किसमें रहता है, ओके, सिंपल सा आंसर आ गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा, हिप। तो हिप जो बोन होती है, ओके, हिप बोन का जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, इस टाइप का बना होता है, बॉल टाइप का, या फिर शोल्डर जो जॉइंट है आपका, इन सब में कैसे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, जिसको आप बॉल एंड सॉकेट के अंदर क्या है, वो इजीली जो है मूवेबल करेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है और उसमें जाकर ये जो बॉल शेप का जो स्ट्रक्चर है वो जाकर उसमें डिप्रेस हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। ओके, तो इसके एग्जांपल दो एग्जांपल हिप जॉइंट के कौन कौन से, एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल क्या है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। तीसरी बात करते हैं एल्बो जॉइंट। लास्ट कौन सा बच गया, एल्बो, ये भी बता देते हैं। तो आंसर तो अपना आ गया, कौन सा, हिप जॉइंट आ गया, पर इसके बारे में, एल्बो जॉइंट के बारे में बता देते हैं। एल्बो जॉइंट कैसा होता है, किस टाइप का जॉइंट है, दिस इज हिंज जॉइंट। ये भी ध्यान रखना, किस टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब जैसे अपना दरवाजा होता है, दरवाजा किस तरफ, एक तरफ खुलता है, ठीक है ना, जैसे दरवाजा है उसको क्या है, अपने एक तरफ खोला और खोलने के बाद एक साइड में जाकर क्या होता है, वो रुक जाता है। जैसे ये एल्बो है, ये किस टाइप का है, हिंज जॉइंट है। अंदर की तरफ ये मूवमेंट हो रहा है, बाहर की तरफ गए, यहां जाकर रुक गया। अब पीछे की तरफ ये मूवमेंट नहीं होगी, एल्बो पीछे की तरफ नहीं घूमेगी, अगर घुमाओगे तो बॉन्ड टूट सकती है। ओके, तो दिस इज द हिंज जॉइंट। हिंज में क्या होगा कि एक प्लेन के अंदर ही उसकी मूवमेंट होगी, दूसरे प्लेन की तरफ वो नहीं जाएगा। वन प्लेन के अंदर मूवमेंट हुई, यानी कि एक बॉन्ड जो है अंदर की तरफ मूव कर सकती है, फिर वापस बाहर की तरफ मूव करेगी, पर दूसरी तरफ जो है अनदर अपोजिट साइड के अंदर मूव नहीं करेंगी। दैट इज हिंज जॉइंट। ओके, हिंज वर्ड जो है वो आपके डोर से आया है। डोर जैसे एक तरफ अंदर की तरफ, ठीक है ना, फिर वो पीछे की तरफ बाहर नहीं जाएगा, तो वो होता है हिंज जॉइंट। ओके,
तो ये एक टाइप का हिंज जॉइंट है, और हिंज जॉइंट भी एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। ये भी एक टाइप का कैसा है, अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो एक और भी मैंने बताया कौन सा टाइप जो है साइनोवियल का है, इससे पहले भी मैंने बताया। ओके, कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी एक टाइप का क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। हिंज जॉइंट भी क्या है, एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। पर अगर आपको पूछे कि एल्बो जो है, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट क्या है, एक टाइप का हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या है, एल्बो। ओके, जो एक तरफ मूवमेंट करेगा, जैसे आपका ये नी वाला जॉइंट है। ओके, तो नी वाला भी क्या है, सेम एल्बो की तरफ है, ये भी एक टाइप का क्या है, हिंज जॉइंट है, एक ही तरफ मूवमेंट करेगा। ओके, फिर आगे की तरफ वापस मूव नहीं करेगा, दैट इज द हिंज जॉइंट, जो एक तरफ ही खुले। ओके, तो अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, तो इसके एग्जांपल क्या है, एल्बो जॉइंट भी है और साथ में नी जॉइंट। ओके, तो ये हिंज जॉइंट के एग्जांपल है। ओके, और ये क्या करता है, अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन के साइड में क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा। तो ये सारे क्या हो गए जॉइंट के, कौन सा जॉइंट किस टाइप का है, ओके, किस जॉइंट का एग्जांपल है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या हो गया, हिप जॉइंट, यानी कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसमें जो बॉल लाइक बोन की जो स्ट्रक्चर वहां जाकर अटैच हो जाती है, ये एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। ओके, तो जो कप शेप की सरफेस है उसके साथ जो राउंडेड बॉल्स साइड की जो सरफेस है वो जाकर वहां अटैच हो जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड द हिप जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। ये एक टाइप का साइनोवियल है। साथ में एल्बो भी क्या है, एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है, पर इसका एग्जांपल हिंज जॉइंट का है। हिंज का मतलब होता है एक ही प्लेन के अंदर उसकी मूवमेंट हो रही है, दोनों प्लेन की तरफ नहीं, केवल एक ही प्लेन की तरफ मूवमेंट हो रही है, दैट इज हिंज जॉइंट। ओके, थंब जॉइंट कैसा है, एक टाइप का सैडल जॉइंट है, और ये क्या है, बाई एक्सियल मूवमेंट करता है, या इसको क्या बाई एक्सियल जॉइंट भी बोल सकते हैं या मूवेबल जॉइंट बोल सकते हैं, जो टू प्लेन के अंदर मूवमेंट करेगा। कितने, टू प्लेन, एडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट करेगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मूवमेंट कर सकता है दो प्लेन के अंदर, एबडक्शन एडिक्शन और फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन दोनों की मूवमेंट कर सकता है। ओके, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडिक्शन, इस प्रकार की जो मूवमेंट वो कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द सैडल जॉइंट। और स्कल जॉइंट कैसा है, एक फाइब्रस जॉइंट है और फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ओके, तो बोन जो है वो फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होती है, इसलिए इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। कैसा है, इमूवेबल जॉइंट है, जो एकदम से फिक्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपने को जो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो उनमें से उन ऑप्शंस के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये जितने भी जैसे जॉइंट पूछे तो ये कौन से टाइप का जॉइंट है। ओके, तभी अपने को पता लगेगा, तभी अपन उसको एलिमिनेट करेंगे और करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, तो इन सब के लिए क्या है, छोटी छोटी बेसिक चीजों का नॉलेज अपने पास होना बहुत जरूरी है। और बेसिक चीजें जब तक अपने क्लियर नहीं होगी, बेसिक नींव जब तक कम कम रहती है, अपन जब भी मकान बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को भरते हैं, नींव को भरते हैं। और नींव जो है अगर मान लो मजबूत नहीं है तो मकान कभी भी गिर सकता है। तो सबसे फर्स्ट अपन को क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठे हो, तो सबसे पहले अपने बेसिक नॉलेज को, तो नर्सिंग के जो बेसिक्स नॉलेज है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नॉर्मल किसी भी सिस्टम की, ओके, कोई भी सिस्टम है उसकी नॉर्मल एनाट फिजियो जो आपकी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ओके, उसके बाद अपन उस डिजीज कंडीशन में पहुंचेंगे। सबसे पहले अगर हम मान लो उस सिस्टम के बारे में अपने को पता ही नहीं है कि वो सिस्टम जो है किस टाइप का है, कैसा बना हुआ है, क्या क्या उस सिस्टम के अंदर अदर ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, उसका काम क्या है, ये सारी अपने को पता नहीं है, तो फिर अपन डिजीज की तरफ पहुंच ही नहीं पाते। तो सबसे मेन क्या होती है कि छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं, उन बेसिक चीजों को अपने को इसके बारे में नॉलेज रखना है। तो बेसिक जैसे ही नींव मजबूत होगी तो आगे अपना सिलेक्शन भी इजीली होगा। ओके, मकान की नींव मजबूत है तो मकान ज्यादा टाइम तक टिकता है, और अगर नींव मजबूत नहीं है तो मकान जल्दी गिरता है। तो आप अपनी नींव को मजबूत कीजिए, छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते जाइए, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 hours of age infant, a 10 hours of age infant has a large 10 hours of age neonate has large amount of mucus, large amount of mucus and become cyanotic. Okay, what should the nurse do first? What should the nurse do first? ओके, ऑप्शन की तरफ चलते हैं पहले, फिर क्वेश्चन भी समझाऊंगा और ऑप्शन के साथ अपन इसका आंसर लगाएंगे। सबसे पहले नर्स क्या करेगी कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन बी सक्शन करेगी। ऑप्शन सी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेगी। इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऑप्शन डी रिकॉर्ड द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ उसको रिकॉर्ड करेगी। ये ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 10 hours ऑफ एज नियोनेट है, यानी 10 घंटे पहले ही उसका बर्थ हुआ है और उसके अंदर क्या है, म्यूकस जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर म्यूकस जो है वो कलेक्ट हो रखा है और म्यूकस की वजह से उसमें क्या है, साइनोसिस हो गया है। क्या हो गया? साइनोसिस। ओके, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर क्या हुआ, म्यूकस कलेक्ट हो गया और म्यूकस की वजह से वो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले पा रहा है और ऑक्सीजन नहीं लेने के कारण लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और जो लंग्स के पास जो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई लंग्स तक आ रही है वहां पर ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर भी क्या है, कम ऑक्सीजन जा रही है ब्लड के थ्रू और जिसकी वजह से बच्चे में साइनोसिस दिख रहा है। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी कि उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी, कि सक्शन करेगी, एक इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब करेगी या रिकॉर्ड द इंसिडेंट। अब इस क्वेश्चन को समझना कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर क्यों नहीं करेगी। पहला ऑप्शन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां म्यूकस है और म्यूकस है, उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से म्यूकस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एक्युमुलेट हो रखी है वो कहां चली जाएगी, लंग्स में, और लंग्स में जाकर वहां पर जो एल्वुलाई है वहां पर एल्वुलाई के अंदर जाकर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट एल्वुलाई में चलेगी। इसका मतलब एल्वुलाई के अंदर एयर एक्सचेंज नहीं होगा और एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो वहां पर क्या है, गैस एल्वुलाई के थ्रू जो गैस जो है बॉडी सिस्टम के अंदर पहुंचेगी नहीं। एल्वुलाई में जाकर म्यूकस हो गया तो म्यूकस की वजह से वहां पर अगर होगी और पुअर जो है क्या है, ऑक्सीजनेशन देखने को मिलेगा। ओके, होगा एडमिनिस्टर करेंगे तो ऑक्सीजन के थ्रू, जैसे ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर की तरफ जाएगी, ऑक्सीजन के प्रेशर के साथ जो म्यूकस वहां कलेक्ट हो रखा है वो म्यूकस कहां चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाकर एक्युमुलेट होगा और जिसकी वजह से और ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम बच्चे के अंदर हो सकती है। ऑक्सीजन देंगे पर पहले नहीं देंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेकंड सक्शन। बिल्कुल सक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या, जो म्यूकस कलेक्ट हो रखा है उस म्यूकस को पहले क्या करेंगे, अपन बाहर निकालेंगे। सक्शन करके म्यूकस जब पूरा बाहर निकल जाएगा और म्यूकस बाहर निकलने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इंटैक्ट हो जाएगा, यानी वहां पर म्यूकस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट हो गया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। तो साइनोसिस है, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करो, तो उससे पहले क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। पहले क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सक्शन करके जितना भी जो
म्यूकस है, उन म्यूकस को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और फिर जो है उसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। इंसर्ट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की कोई जरूरत भी नहीं है और इंसिडेंस को रिकॉर्ड बाद में भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगी, ओके, प्रायोरिटी एक्शन ये रहेगी कि सबसे पहले आपको सक्शन करके जो बच्चे के अंदर बर्थ होता है सबसे पहले अपन क्या सक्शन करेंगे और सक्शन करके जितना भी म्यूकस वगैरह जो होता है उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे और उसके बाद जो है अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट बच्चे में करेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उनको एलिमिनेट करते हुए अपन करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अगर म्यूकस एक्युमुलेट हो रहा है, बच्चा साइनोटिक है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले म्यूकस को रिमूव करो, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन को स्टार्ट कर दो, एडमिनिस्ट्रेट कर दो। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आप एक पर्सन को जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग nursing care to a preterm nursing care to a preterm baby, okay, to a preterm newborn baby, okay, you are providing nursing care to a preterm newborn baby, which assessment finding would alert the nurse कि कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग नर्स को अलर्ट करेगी, alert the nurse to the possibility of respiratory distress syndrome, to the possibility of respiratory distress syndrome, okay, कि you are providing nursing care to a preterm newborn baby, okay, आप एक प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी को क्या है नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, which assessment finding would alert the nurse to the possibility of respiratory distress syndrome, okay, respiratory distress syndrome जो है वो मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है, प्रीटर्म बच्चों के अंदर, ओके, क्यों कि प्रीटर्म का मतलब क्या हुआ, प्रीटर्म मतलब 37 वीक से पहले, बिफोर द 37 वीक्स अगर किसी बच्चे की डिलीवरी हो गई, ओके, 37 वीक से पहले अगर बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो किसमें चला जाएगा, प्री टर्म। और प्री टर्म बच्चों के अंदर क्या होते हैं, लंग्स जो है वो इमेच्योर होते हैं, लंग्स क्या है, इमेच्योर रहेंगे और इमेच्योर लंग्स के कारण लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे और प्रॉपर्ली लंग्स डेवलप होने के कारण उन बच्चों के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा। किनके अंदर, प्री टर्म बेबी के अंदर, ओके, जो प्री टर्म बेबी होंगे, ओके, इमेच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी जिनके अंदर सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक प्रीटर्म बेबी है और उसकी आप असेस कर रहे हो, तो असेसमेंट के अंदर आपको कैसे पता लगेगा, किस साइन से आप पता लगाओगे उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो हमेशा किसमें, प्रीटर्म बेबी के अंदर होता है या प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं उनके अंदर। और उसका कारण क्या है, क्योंकि 37 वीक से पहले अगर किसी बेबी का बर्थ होता है तो उसके लंग्स जो है वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, इमेच्योर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सर्फेक्टेंट जो होते हैं, प्रॉपर जो सर्फेक्टेंट जो है वो नहीं बन पाते हैं, ओके, और सर्फेक्टेंट प्रॉपर नहीं बनने के कारण लंग्स जो है प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ओके, तो उनकी वजह से जो है ये लंग्स के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन देता हूं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, ओके।
तो मोस्ट पहला क्या है, टैकीपीनिया, बच्चे के अंदर टैकीपीनिया एंड रिट्रैक्शन। टैकीपीनिया एंड रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी है ब्रैडीपीनिया, ब्रैडीपीनिया एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी जो है वीक क्राई और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। वीक क्राई और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। और ऑप्शन डी जो है इंसेंस्ड क्राई और साइनोसिस्ट। और साइनोसिस देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर कौन सा ऐसा साइन है जो अलर्ट कर रहा है नर्सों को इस बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी है किसकी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। ओके, तो आरडीएस जो है मैंने पहले ही बता दिया, मोस्ट कॉमनली किन के अंदर, उन बच्चों के अंदर होता है जो प्रीमेच्योर होते हैं। ओके, जिनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, उन बच्चों के अंदर आपको आरडीएस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स, आरडीएस के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब बच्चे को मान लो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, इमेच्योर लंग से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बच्चा जो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, अगर प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो साइन और सिम्टम्स क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, फास्ट ब्रीदिंग करेगा। क्या करेगा, फास्ट ब्रीदिंग, है ना, जल्दी जल्दी सांस लेगा, और जल्दी जल्दी सांस लेगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगी। ओके, फास्ट ब्रीदिंग करेगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रही है, ब्रीदिंग फास्ट कर रहा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में अडल्ट में अगर देखा जाए कि मोर देन 24 ओके ब्रीथ्स पर मिनट, यानी 24 ब्रीथ से भी ज्यादा पर मिनट के अंदर अगर ब्रीथ कर रहा है तो वो टैकीपीनिया में। पर बच्चों के अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर लगभग अबो 60 ओके रेस्पिरेशन जो बच्चों के अंदर वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो अबो 50 to 60 60 से भी ऊपर की तरफ जाएगा तो टैकीपीनिया की कंडीशन जो बच्चों में डेवलप होगी। ओके, तो बहुत ही फास्ट रेस्पिरेशन जो है बच्चा करना लगेगा, दैट इज द टैकीपीनिया की कंडीशन। ओके, तो लगभग एक तो ये देखेगा फास्ट ब्रीथिंग करेगा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, टैकीपीनिया। दूसरा, ओके, ऐसे जो बच्चे होते हैं अगर उसमें अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है, आपको एक ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगा, ग्रंटिंग साउंड, है ना, वो ऐसे साउंड आते हैं ना, बच्चा जैसे जैसे रेस्पिरेशन करेगा तो ग्रंटिंग साउंड जो है ऐसे जो है उसके वो वॉइस के साथ जो है वो साउंड आएंगे, वॉइस के साथ, दैट इज ग्रंटिंग साउंड। ओके, तो ये ग्रंटिंग साउंड जो है जैसे ही बच्चा रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन के साथ आपको ईच ब्रीथिंग के साथ आपको ये ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेंगे, ग्रंटिंग साउंड ईच ब्रीथ के साथ, जैसे ही बच्चा ब्रीथ करेगा उस ब्रीथ के साथ ये साउंड आपको देखने को मिलेगा, ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेंगे। ओके, तीसरा क्या होगा, बच्चा जैसे ही सांस लेगा तो चेस्ट रिट्रैक्शन, अंदर की तरफ चेस्ट जो है वो रिट्रैक्ट होती हुई दिखेगी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, चेस्ट रिट्रैक्शन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला होता है। ओके, अंदर की तरफ धंस जाएगी चेस्ट पूरी। ओके, और नेक्स्ट क्या रहता है, उसके अलावा अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, ओके, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसमें क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। तो साइनोसिस तो बहुत लेट देखने को मिलेगा। ओके, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी पार्ट तक नहीं जाएगी, और जब प्रॉपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट तक नहीं जाएगा तब जो साइनोसिस धीरे धीरे डेवलप होगा। तब तो पहले अलार्मिंग साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक तो अगर मान लो
आरडीएस वाला नियोनेट है, बच्चे के अंदर अगर आरडीएस है तो सबसे पहले तो क्या होगा, वो ब्रीदिंग फास्ट करेगा। पहला कारण ये होगा फटाफट फास्ट ब्रीदिंग करेगा, यानी उसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, टैकीपिनिया। टैकीपिनिया के साथ साथ क्या होगा, बच्चा जैसे फास्ट फास्ट रेस्पिरेशन करेगा तो उसकी चेस्ट भी क्या होगी, रिट्रैक्ट होगी। वो भी आप देख सकते हो, बच्चे की चेस्ट क्या हो रही है, रिट्रैक्ट। ओके, तो वो देखने को मिल सकती है। और फिर बाद में जैसे मान लो रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है तो फिर उसमें क्या होगा, साइनोसिस होगा। ओके, साइनोसिस होने की वजह से क्या होगा, कलर चेंज होते हैं, और जो आपके लिप्स है, ओके, फिंगर्स है, यहां पर आपको डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो उसके लिप्स पे, फिंगर पे, टोज पे, इन सब जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस जो है देखने को मिलेगा। तो देखिए मोस्ट कॉमन अलर्ट साइन क्या आ रहा है, मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले क्या होगा, टैकीपिनिया, यानी अगर बच्चे का आरडीएस है तो वो फास्ट ब्रीदिंग करेगा, और फास्ट ब्रीदिंग के कारण उसमें क्या होगा, टैकीपिनिया की कंडीशन डेवलप होगी। और साथ में फास्ट ब्रीदिंग करेगा तो उसकी चेस्ट जो है वो आपको रिट्रैक्ट होती हुई दिखेगी, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट जो आ रहा है, क्या आ रहा है, टैकीपिनिया एंड रिट्रैक्शन, ये दोनों देखना। ब्रेडीपिनिया तो होगा ही नहीं, ब्रेडीपिनिया नहीं होगा, क्योंकि बच्चा फास्ट रेस्पिरेशन करना तो टैकीपिनिया की कंडीशन होगी। ओके, तो ये देखने को मिल सकता है। इरिटेबिलिटी वगैरह ये बाद में होगी, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो बच्चा जो है वो होगा, पर अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा तो सबसे पहले क्या है, एक तो ब्रीदिंग फास्ट होगी, यानी रेट बढ़ेगी, और साथ में रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज द अलार्मिंग साइन। ओके, टैकीपिनिया और चेस्ट रिट्रैक्शन दोनों अलार्मिंग साइन है किसके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन आई थिंक हो रहा है। ओके, तो आप प्लीज लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने अलग अलग ग्रुप के अंदर इसको शेयर करते रहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग all of the followings are major warning sign of cancer, major warning sign of cancer except, देखो क्वेश्चन में पढ़ते टाइम यही चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसने ये पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। नीचे जो ऑप्शन दे रहा हूं ये सारे के सारे इसमें से क्या है, मेजर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर है, एक के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब उनमें से एक नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर है। ओके, और उनमें से एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। एक्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि इनमें से ऐसा कौन सा जो है वो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर नहीं है, वो आपको अलग करके ऑप्शन में चूज करना है। बाकी सभी के सभी क्या है, वार्निंग साइन, और उसमें से एक ऐसा है जो वार्निंग साइन नहीं है, इसलिए क्या लगा है, एक्सेप्ट लगा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार नोट लगा लेते हैं, कई बार एक्सेप्ट लगा देते हैं, तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो मेन क्वेश्चन को पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो समझे, समझने के बाद ऑप्शन पर जाए, और चारों ही ऑप्शन पहले पढ़े। ओके, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि फटाफट के अंदर क्या करते हैं, और पढ़ा और पहला ऑप्शन देखा कहाँ ये लग रहा है और मार दिया, पर क्वेश्चन चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। मे भी बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता था, चारों पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि पहले में क्या लिखा था, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में क्या लिखा, चौथे में, चारों ऑप्शन पढ़े तो। नहीं तो क्या फटाफट में करके आगे बाहर निकले, एग्जाम दे के आगे बाहर आने के बाद जब डिस्कशन होता है तब उसमें ऐसा लिखा हुआ था, तब जाके पता चलता है नहीं हम गलत करके आ गए। ओके, तो उन चीजों को बाहर जाने से पहले ही एग्जाम हॉल में बैठे हो तभी ढंग से पढ़ लो। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्या 10 सेकंड और ज्यादा लगेंगे ऑप्शन सब पढ़ने में। एक ऑप्शन आपने पढ़ लिया, नीचे 3 वाले पढ़ने तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड ज्यादा लगने वाले। ओके, तो ये चीज कभी भी गलत ना करें।
क्वेश्चंस को पहले अच्छे ढंग से पढ़ ले, उसको समझे, फिर चारों ऑप्शन पढ़े, फिर आंसर दे। ओके, तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वार्निंग साइन और भी होते हैं, मैं सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। ओके, ऑप्शन ए जो है वो आपका ऑप्शन ए है, चेंज इन बोवेल और ब्लैडर हैबिट। चेंज इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट। ओके, ऑप्शन ए चेंज इन, ऑप्शन बी sore throat, a sore that heal completely, option C unusual bleeding or discharge, unusual bleeding and discharge, unusual bleeding and discharge, option C lump in, option D lump in breast and elsewhere, लम्स होना ब्रेस्ट में और कहीं पर भी। ओके, तो ये चार ऑप्शन है और इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो वार्निंग साइन नहीं है, बाकी सारे के सारे वार्निंग साइन है। ओके, ऑप्शन आप सबने देख लिए। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि भाई कौन कौन से वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के। ओके, तो थोड़ा सा मैं ऑप्शन को एक बार मिटा रहा हूं, फिर वापस अपन ऑप्शन लिख देंगे। उससे पहले ऑप्शन को मैं मिटा रहा हूं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनको अपन वार्निंग साइन ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो सीधी सी बात याद रखना, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर है उसको बोलते हैं कॉशंस अप। क्या बोलते हैं? कॉशंस अप, CAUTION अप। ओके, एक ही चीज में याद रखना है, ये पूरा का पूरा ऐसे कॉशंस अप, these are the warning sign of the cancer, these are the warning sign of cancer। कहने का मतलब C से याद रखना, change in bladder and bowel habits। ओके, वार्निंग साइन पहला क्या है? चेंज इन ब्लैडर एंड बोवेल हैबिट्स। ए से, सी से, सी के बाद क्या है? ए से क्या है? अ sore that cannot heal completely। देखो ऑप्शन निकल गया यहीं से। ओके, अ sore that cannot heal completely, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? अ sore that heal completely। कैसा सोर जो कंप्लीटली हील हो जाता है? कंप्लीट हील हुआ तो वो वार्निंग साइन है ही नहीं। वार्निंग साइन क्या होगा? एक जो सोर बना हुआ है वो कभी भी कंप्लीट हील नहीं होता है, तब तक वो वार्निंग साइन कहलाता है। तीसरा यू से क्या हुआ? थर्ड है यू मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, unusual bleeding and discharge। ओके, unusual bleeding and discharge। टी से थिकनिंग, टी से क्या आएगा? थिकनिंग, और या क्या कह सकते हैं? थिकनिंग का मतलब बढ़ जाना। ओके, थिकनिंग मोटा हो जाना, थिकनिंग, या लंप इन ब्रेस्ट और लंप इन ब्रेस्ट एंड एल्सवेयर। ओके, ब्रेस्ट के अंदर जो थिकनिंग हो जाना उसमें लंप बन जाना। ओके, टी। आई से इनडाइजेशन, आई से क्या होगा? इनडाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपरली होगा नहीं, इनडाइजेशन, या कह सकते हैं और डिफिकल्टी इन swallowing,
खाने में तकलीफ होना, जब ओके निगल नहीं पाना, swallowing नहीं कर पाना, swallow नहीं कर पाना, ओके डिफिकल्टी इन swallowing या indigestion, ओके ओ से ऑब्वियस चेंजेस इन, ओ से ऑब्वियस चेंजेस इन वार्ट एंड मोल, ओके छोटे छोटे वार्ट या मोल जो मस्से वगैरह बने होते हैं वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का बिनाइन, और बिनाइन ट्यूमर वो धीरे धीरे मस्से वगैरह क्या है बाद में जो है जो अलग ट्यूमर के अंदर जो है कन्वर्ट, मैलिग्नेंसी ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर जो आगे जाकर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन सकती है। तो ऑब्वियस चेंजेस इन वार्ट एंड मोल, जो वार्ट और मोल है उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट एन, एन का मतलब नेगिंग कफ, ओके सूखी खांसी कंटिन्यू रहती है, नेगिंग कफ, या क्या कह सकते हैं परसिस्टेंट हॉर्सनेस, परसिस्टेंट हॉर्सनेस है ना। अपने नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम वगैरह हो गया और होने के बाद जो वॉल्यूम अपनी चेंज होती है, ओके एकदम से जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल लाउड मतलब एकदम पिच की हो जाती है, ओके तीखी सी आवाज आने लगती है, बिल्कुल पतली सी आवाज हो जाती है, ओके सॉरी एकदम यूं लाउड लाउड पिच हो जाती है, यानी भारी भारी सी आवाज आती है, भारी भारी सी आवाज आने शुरू हो जाती है, दैट इज होर्सनेस, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि गले के अंदर खराश हो रही है और उसके साथ जो वॉइस जो है वो निकल रही है, इस प्रकार की, और कंटिन्यू क्या नेगिंग कफ सूखी खांसी जो है वो चलती रहती है, ओके। नेक्स्ट देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का मतलब पहले इतना ही पढ़ते थे अपन, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के अंदर पहले कितना पढ़ते थे, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते थे, अब नया ऐड हो गया, अप और ऐड हो गया है, समझ आ रही बात, पहले ये पढ़ते थे क्वेश्चंस, अब दो चीजें और ऐड हो गई, अप यू और पी, दो चीजें और ऐड हो गई। इस यू का मतलब होता है एक्सप्लेन वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, सॉरी अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ओके बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा, ओके। और लास्ट आया है पर्निशियस एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, पर्निशियस एनीमिया, ये दोनों नई चीज ऐड हुई है, ओके। नेक्स्ट है पर्निशियस एनीमिया, ओके ये अगर नहीं दिख रहा है मैं उस साइड में लिख दूंगा दोनों ही नीचे की, अगर आपको मान लो नहीं दिख रहे यूपी, ओके ये यू और पी ये दोनों है, इसका मतलब हुआ है अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस होगा, और पी का मतलब होता है पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी, ओके। तो देख लीजिए कि कैंसरियस कंडीशन के अंदर जो कैंसर होता है उसके अंदर क्या क्या वार्निंग साइन देखने को मिलता है, तो याद रखना टिप है क्वेश्चन अप, क्या याद रखना आपको क्वेश्चन अप, तो सी से चेंज इन ब्लैडर एंड बॉयल हैबिट, ब्लैडर और बॉयल हैबिट के अंदर चेंजेस होंगे, एक जो सौर बना है वो कभी भी कंप्लीटली हील नहीं होगा, अगर कैंसरियस कंडीशन है तो वो घाव जो है कंटिन्यूस रहेगा, वो कंप्लीटली कभी हील नहीं होगा। यू से क्या है अनयूजुअल, वहां से ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होते रहेंगे। टी से मतलब थिकनिंग, यानी वो वहां पर जो है अगर जैसे मान लो कैंसरियस कंडीशन होगी, जैसे मान लो ब्रेस्ट के अंदर होगी तो वहां पर लंप बन जाएगा, और दूसरे किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर वहां पर लंप बनना शुरू होंगे या वहां पर थिकनिंग होना, सेल्स की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। आई से मतलब क्या इनडाइजेशन, यानी पर्सन जो है प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं कर पाएगा या उसको डिफिकल्टी होती है स्वैलोइंग करने के अंदर। ओ से क्या है ऑब्वियस चेंजेस इन वार्ट एंड मोल, जो अगर कैंसरियस कंडीशन है तो जो छोटे छोटे वार्ट और मोल है उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस होते रहेंगे, कंटिन्यूस चेंजेस होंगे और वो मैलिग्नेंसी के अंदर चले जाते हैं, ओके। एन का मतलब नेगिंग कफ, ओके सूखी खांसी रहती है, परसिस्टेंट हॉर्सनेस जैसी आवाज उसकी रहेगी, ओके। यू से मतलब अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा, ओके उस आदमी के अंदर अगर इनडाइजेशन होगा, प्रॉपर उसको खाना नहीं खा पा रहा है, डाइजेशन प्रॉपर्ली हो ही नहीं पा रहा, तो वेट क्या होगा लॉस होगा। और पी से ओके अगर मान लो प्रॉपर जो है खाना नहीं खा पा रहा है, प्रॉपर जो उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे, तो उसकी वजह से क्या है पर्निशियस एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। तो ये सारी सारी चीजें देखने को मिलेगी, ओके। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें, जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग अगर अपन जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें थी जो इसमें से नहीं होगी, बाकी सब वार्निंग साइन है और एक नहीं है, तो आपने यहाँ पढ़ लिया
कि भाई कौन कौन से कैंसरियस वार्निंग साइन होते हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तो पहला जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए क्या था, चेंज इन ब्लैडर एंड बोवेल हैबिट, ये था। तो ये तो राइट है ना, ये वार्निंग साइन था, अपने सबसे पहले पढ़ा क्वेश्चंस के अंदर। तो सी से क्या था ये। दूसरा क्या था, अ सोर दैट हील कंप्लीटली। अब यहां देखो ये गलत हो गया, क्या देखो ढंग से अगर आपने आंसर पढ़ा तो ही, अगर मान लो इतना ही पढ़ते हैं सोर, तो सोर यानी ये सुना हुआ था, ये मतलब होता ही है, आप पूरा नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ इतना ही पढ़ा सोर। पहला ऑप्शन देगा चेंज इन, ये भी होता है, और सोर ये भी होता है, तीसरे अब पता नहीं कौन सा आता है, फिर मन मर्जी से तुक्का लगा के आके। तो यहाँ पूरा पढ़ता है सो दैट हील कंप्लीटली, यहाँ ऐसा लिखा है कि वो पूरा कंप्लीटली हील होता है, पर अपने साइन में क्या पढ़ा, क्वेश्चंस के अंदर सी और ए था। ए का मतलब क्या था, अ सोर दैट कैन नॉट हील कंप्लीटली। तो एक्सेप्ट आंसर कौन सा गया, बी। बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैन नॉट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। कैंसरियस साइन का अलार्मिंग साइन क्या होगा, एक सोर जो कंप्लीटली हील नहीं हो सकता है। ओके, तो वो नहीं है, यहाँ लिखा हो कंप्लीटली हील हो सकता है, तो वो ऑप्शन गलत है, ये अलार्मिंग साइन नहीं हुआ। ओके, ऑप्शन सी भी था, अनयूजुअल ब्लीडिंग वगैरह ये भी रहती है। ओके, अनयूजुअल डिस्चार्ज, अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, ओके, ये तो रहता ही है, बताया ही था आपको। और डी जो ऑप्शन था वो आपका क्या था, लंप इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर लंप बन, थिकनिंग वाला बताया था ना, लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, कहीं पर भी बन सकते हैं, ये चार ऑप्शन थे। ओके, तो ये बताया था। ओके, क्वेश्चंस के अंदर आया था सी ए यू, यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग और होता है। ओके, टी आया, तो टी में क्या था, थिकनिंग लिखा था अपने, है ना, थिकनिंग एंड लंप इन द ब्रेस्ट, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है वार्निंग साइन कौन सा नहीं है, एक सोर जो कंप्लीटली हील हो सकता है, ये वार्निंग साइन नहीं है। वार्निंग साइन क्या होगा, एक सोर जो कंप्लीटली कभी हील नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, हम कंटिन्यूस जो है आपको इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस वाले हम सॉल्व करवाते रहेंगे, और जल्द ही आपको बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएंगे, जहां पर आप अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर एक अच्छी जॉब के साथ ही अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करके रहोगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल के साथ, वाइटल नर्सिंग एकेडमी से। लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप के अंदर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े और अपनी